Welcome to Ashchand Academy. In these videos, we are looking at Lakhmeer Singh and Manjeet Kaur class 9th chemistry textbook. हम chapter by chapter, page by page उनका discussion कर रहे हैं और ये सारे videos आपको मदद करेंगे आपकी learning में, आपको इस book को समझने में. So this is the book that you are learning right now and we have already completed 2 chapters. हमने 2 chapter जो हैं already complete कर लिए हैं इस book के chemistry के. One was matter in our surrounding and second one was is the matter in our surrounding pure. Now what the third chapter is all about, तीसरे chapter में हम उस matter के जो elementary particles हैं उनके बारे में और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. So here is your chapter number 3 from this book, atoms and molecules. एटम और मॉलिक्यूल, इनके बारे में इस पूरी बुक में डिस्कशन, पूरे चैप्टर में डिस्कशन किया गया है. तो शुरुआत जो है इस चैप्टर की वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है. कहीं ना कहीं जो एटम और मॉलिक्यूल की डिस्कवरी हुई थी वो आप इस एक पिक्चर की मदद से समझ सकते हैं कि इफ somebody tries to cut any matter, जैसे गोल्ड है या कोई भी मैटर है, उसको तोड़ते जाओ तो कितने छोटे पार्टिकल तक आप पहुंच पाएंगे. द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल दैट यू विल ऑब्टेन, दैट वाज नेम्ड एज एटम and the name is very clear. So you already understand by the term which was coined by the early scientist, atom. Atom means indivisible, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. So something that was found to be very elementary to matter, matter के साथ जो सबसे elementary चीज़ थी, सबसे basic चीज़ थी, उसी को नाम दिया गया एटम का. उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. और एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से कंबाइन भी हो सकते हैं, एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तो देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स. सो ऑल मैटर is made up of small particles called atoms and molecules. Different kind of atoms and molecules have different properties, to which different kind of matter also show different properties. तो ये एक important बात है यहाँ पर कि अलग अलग जो मैटर है हमारे चारों तरफ वो अलग अलग क्यों होते हैं. जैसे हमारे हाथ, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग हैं प्लास्टिक से, वो अलग है कॉपर से, वो अलग है एक मेटल के बीम से या ट्रेन से. तो इन सब चीज़ों में जो मैटर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अलग हैं. और एटम और मॉलिक्यूल के लेवल पर भी इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं. एक हाइड्रोजन का एटम एक हीलियम के एटम से अलग होता है, एक कॉपर का एटम एक आयरन के एटम से अलग होता है. तो एटम्स भी एक दूसरे से अलग होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से अलग होते हैं. और क्योंकि मैटर इन्हीं चीज़ों का बना हुआ है इसलिए मैटर भी जब अलग अलग चीज़ों का बना होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है. दैट्स व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड इन दिस लाइन. अगर हम आगे चलें तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को ढूंढते ढूंढते, इन्हीं को एक्सप्लोर करते करते कई सौ सालों तक रिसर्चर्स ने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पता लगाए एंड दे वर एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ सम लॉज. कुछ लॉज की तरह वो चीजें पॉपुलर हुई. सो आई विल से that when you will go to the last part of this page you will find 3 important laws mentioned here. 3 laws यहाँ पर mention किए गए हैं. कौन कौन से laws हैं? The first one is law of conservation of mass. दूसरा law है law of constant proportions और तीसरा law है law of multiple proportions. तो इस वीडियो में हम ज़्यादातर फोकस अपना इसी चीज़ पर रखेंगे कि ये लॉज क्या हैं और किस तरह से मैटर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. पहले लॉ की बात करते हैं. यू कैन look at the picture of the researcher or a scientist who gave this law, Anthony Lavoisier. इन्होंने ये लॉ फॉर्मुलेट किया था काफ़ी लंबे समय तक मैटर को स्टडी करने के बाद. And the law of conservation of mass, what does it say? Matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. मतलब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो जितने ग्राम एक मैटर रिएक्ट हुआ होगा किसी कंपाउंड को बनाने में उसका जो अमाउंट है वो आगे भी कंजर्व्ड रहती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है. जैसे कि आपने पिछले कुछ वीडियोस में ध्यान होगा हमने बात की थी, आयरन को सल्फर के साथ गर्म किया तो आयरन सल्फाइड बन गया. तो जितनी अमाउंट आयरन की थी, जितनी अमाउंट सल्फर की थी, अगर वो कंबाइन हुई तो जितना आयरन सल्फाइड बना वो कंजर्व रहेगा, कोई भी उसमें मास का लॉस नहीं होगा. सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लॉ
केमिस्ट्री में एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ था। इसको अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो आपको यहाँ डेफिनेशन भी देखने को मिल जाएगी, ये बोल्ड लेटर्स में दिखाई गई है। वी कैन मैग्नीफाई इट एंड वी कैन सी इट हियर दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट का टोटल मास है, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। जितनी चीजें रिएक्ट हुई, जितनी अमाउंट रिएक्ट हुई, उतनी ही अमाउंट प्रोडक्ट में बनेगी, कोई लॉस नहीं होगा। यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि लेवॉइजर ने दिया था। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से यहाँ इलस्ट्रेट किया गया है। बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, आप जानते हैं चौक जो बोर्ड पे लिखने के काम आता है स्कूल्स में, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेकर अगर आप गर्म कर दें तो आपको लगेगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसकी रिएक्शन हो गई, गर्म कर दिया आपने तो अब कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैसियस है तो वो एस्केप हो जाएगी, तो हमें लगेगा कि मास कम हो गया। लेकिन अगर हम उसको एक बंद वेसल में किसी चीज में गर्म करें, उससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम काउंट करें, मेजर करें, तो हमें देखने को मिलेगा कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमने गर्म किया है तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिलेगी, और इन दोनों का जो सम है वो भी कितना होता है, 100 ग्राम। सो ये क्लियरली डिपिक्ट करता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो जो रिएक्टेंट का वेट है, रिएक्टेंट का जो मास है, वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। एंड दिस फॉर्मुलेट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। आप लोगों के एग्जाम्स में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिएक्टेंट के वेट देकर प्रोडक्ट के वेट पूछे जा सकते हैं, प्रोडक्ट के वेट देकर रिएक्टेंट के वेट पूछे जा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को हम यूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। अगर हम आगे चलें तो वेरीफाई करने का एक एक्सपेरिमेंट, एक तरीका इन्होंने बताया है जो कि अर्ली रिसर्चर्स ने एस्टैब्लिश किया था। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको वेरीफाई करना है तो आप किसी भी बंद वेसल में या क्लोज वेसल में एक रिएक्शन करा सकते हैं, केमिकल प्रोसेस करा सकते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि एक कोनिकल फ्लास्क है, उसको आपने पूरी तरह बंद कर दिया कॉर्क लगाकर, ताकि कोई भी मास यहाँ से, कोई भी चीज यहाँ से एस्केप ना हो पाए। एंड व्हाट यू हैव इनसाइड दिस, इसके अंदर क्या है, आपके पास एक लिक्विड है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, और इस ट्यूब के अंदर, ये जो ग्लास की ट्यूब है, इसके अंदर एक दूसरा सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का। सो आप इसको क्या करेंगे, बाहर से एक फाइन धागा है, धागा को जब रिलीज करेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा और ये इसमें मिक्स हो जाएगा। So when it will be mixed, barium sulfate and sodium chloride, ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे। So the mass that was present, इन दोनों चीजों का मास आप अलग अलग मेजर कर सकते थे रिएक्शन के पहले, जितना मास इसका था और जितना मास इसका था। ऐसे ही रिएक्शन के बाद जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्ट हुए तो नई चीजें क्या बनी, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। अब इन दोनों चीजों का अगर आप कलेक्टिव मास देखेंगे तो बराबर होगा। तो ऐसी कोई भी केमिकल प्रोसेस, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें से आप मास को एस्केप ना होने दें, बस एक बंद डब्बे में करना होगा, उससे आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर के साथ एक इंटीग्रल लॉ है और वो हमेशा एसोसिएटेड होता है। आगे चलते हैं। इसी चीज को आप प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो इनके रिजल्ट्स हैं, इन्होंने वही डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। उसमें बताया है कि कितना मास बेरियम क्लोराइड का था, बेरियम क्लोराइड कितना लिया, सोडियम सल्फेट कितना लिया, फिर बेरियम सल्फेट कितना बना, सोडियम सल्फेट कितना बना। तो प्रोडक्ट को आप ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू रिएक्टेंट्स, हमेशा वो रिएक्टेंट के बराबर होगा। दैट्स हाउ यू एस्टैब्लिश दिस एंड देन यू हैव अ प्रॉब्लम हियर। फिर मैंने कहा था देखो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो वही एक सिंपल एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड, यानी कि एक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है टू मेक सोडियम इथेनॉइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। In an experiment, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid to form 8.2 gram of sodium ethanoate, 2.2 gram of carbon dioxide and 0.9 gram of water. अब आपको बताना है कि ये लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ मास उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप जो रिएक्टेंट है उनके मास को जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट है उसके मास को जोड़ दीजिए। अगर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर आता है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वेरीफाई करता है। एंड एग्जैक्टली वही यहाँ पर हो रहा है। सोडियम कार्बोनेट, इथेनॉइक एसिड, इसने बनाया सोडियम इथेनॉइड,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन सब के मासेस को इसमें जोड़ दिया गया। जो जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी हैं उनको ऐड कर दिया, तो आप देखेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर आते हैं, एंड देयरफॉर इट वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स हैं जो इस पर आ सकती हैं, एंड यू कैन हैव अ कपल ऑफ मोर प्रॉब्लम्स। कुछ और प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं इस तरह की। आप एनसीईआरटी में की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस बुक में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, सॉल्व की हुई है, तो सॉल्व प्रॉब्लम्स यहाँ पर आप देखकर उनको समझ सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, वी विल टॉक अबाउट अनदर फंडामेंटल लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। वी विल हैव अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक टू एशचांद एकेडमी आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने एक फंडामेंटल लॉ की बात की थी जो कि लॉ था मास के कंजर्वेशन के बारे में। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस इक्वल रहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब हम एक दूसरे इंटरेस्टिंग लॉ की बात करेंगे जो कि जोसेफ प्राउस्ट ने 1779 में दिया था। सेंचुरीज ओल्ड बात है ये, बहुत ही फंडामेंटल लॉज हैं, काफ़ी पहले दिए गए थे। उन्होंने अलग अलग जगह मिलने वाले मैटर के केमिकल कंपोजिशन के ऊपर स्टडी की थी। जैसे मान लीजिए हम पानी की बात करें तो टंकी में से जो पानी आता है, नदी में जो पानी है, झरने में जो पानी है, क्या ये पानी सब जगह केमिकली सिमिलर होता है? इसका फॉर्मूला सेम होता है? इसके अंदर के जो एटम्स हैं वो सेम होते हैं? दैट वाज द इंटेंशन ऑफ डिस्कवरिंग दिस लॉ। तो क्या देखने को मिला? इट वाज फाउंड दैट अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब पानी चाहे कहीं पर हो, चाहे वो झरने का पानी हो, चाहे बर्फ पिघल के पानी बना हो, चाहे वो नल का पानी हो, नदी का पानी हो, उसमें हमेशा जो भी एलिमेंट हैं वो एक ही प्रोपोर्शन में कंबाइन हुए होंगे। और वो कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आज आप जानते हैं उस बात को, क्योंकि तब तो नहीं पता था ना पानी का फॉर्मूला H2O होता है, लेकिन आज आप जानते हैं कि वो H2O है। इसका मतलब ये है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो चीजें होती हैं, and these two things are always in the proportion of 2:1। 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं। दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन फ्यूचर। उस टाइम जब फॉर्मूले पता नहीं थे तो इस रेशियो की मदद से आगे चलकर फॉर्मूले बने। आप उस टाइम की बात कर रहे हैं 1779 की, जब फॉर्मूले नहीं थे। तो ये लॉ आज थोड़ा सा इरेलेवेंट आपको लग सकता है, क्योंकि आज जब आपको फॉर्मूले पता है इट्स क्वाइट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बट इमेजिन व्हेन पीपल डिड नॉट नो दैट वाटर इज H2O, बट दे स्टार्टेड विद एवरीवेयर, जहां पर भी पानी होगा वहां पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका प्रोपोर्शन 2:1 होगा, एंड दैट बिकेम पॉपुलर एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ बना। Now this is also useful in a lot of problems। कई सारी questions, कई सारे problems जो है एग्जाम के इस पर based होते हैं। जैसे कि आप एक सैम्पल प्रॉब्लम यहाँ देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि एक एक्सपेरिमेंट में 1.288 कॉपर ऑक्साइड that was obtained from 1.03 gram of copper। In another experiment 3.672 gram of copper oxide gave on reduction 2.938 gram of copper। दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए। क्या एक्सपेरिमेंट? एक जगह कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन किया गया कॉपर से, और दूसरी जगह कॉपर ऑक्साइड से रिडक्शन करके इतना कॉपर निकाला गया। अब आपको बताना है कि हाउ दीज फिगर्स कंफर्म द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। सो इफ यू लुक एट दिस, पहले केस में, पहले एक्सपेरिमेंट में कॉपर कितना था? 1.03 ग्राम। कॉपर ऑक्साइड कितना था? 1.288। तो ऑक्सीजन कितना रहा? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर इसको घटा दो, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन थी, कॉपर में ऑक्सीजन नहीं थी, तो ऑक्सीजन निकल कर आ गई 0.258 ग्राम। सो पहले एक्सपेरिमेंट में आपको ऑक्सीजन, कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, इन सब का प्रोपोर्शन पता चला। तो अगर हम यहाँ पर रेशियो निकालें कॉपर बाय ऑक्सीजन, कॉपर बाय ऑक्सीजन, तो देखिए कॉपर कितना है? 1.03, और ऑक्सीजन कितना है? 0.258। सो दिस इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉपर बाय मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज रफली 4:1, जो 4:1 का रेशियो होता है। अगर हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात करें
जहां पर आपने कॉपर ऑक्साइड को लिया और फिर उससे कॉपर प्रोड्यूस किया। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी आप अगर ऑक्सीजन का मास और कॉपर के मास को कंपेयर करेंगे, दैट ऑल्सो विल गिव यू सिमिलर रेशियो। उसको उससे भी आपको कैसा रेशियो मिलेगा? सिमिलर रेशियो मिलेगा। यानी कि कहीं भी किसी भी सोर्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब आप कोई प्रोसेस करते हैं तो एलिमेंट्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एलिमेंट के रेशियो होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। सो दैट बिकेम पॉपुलर एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। एंड यू हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। कुछ और एक्सरसाइज दी हुई हैं आपको, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। सो इफ यू विल प्रैक्टिस देम कंटिन्यूअसली, अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि कैसे आप लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को फॉलो करेंगे, तो हमेशा किसी भी सोर्स से निकला हुआ जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स के जो रेशियोज होंगे दे विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। सो देयर आर अ कपल ऑफ एक्सरसाइजेस व्हिच आर गिवन हियर ऑन दिस पेज, एंड देन you have few more exercises on other pages. So in these exercises you will find a lot of things like hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass to form water. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से 1:8 के रेशियो में कंबाइन करते हैं. What mass of oxygen would be required to react completely with 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? तो आपको पता है कि हमेशा जब रेशियो 1:8 ही रहना है तो 3 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ कितनी हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगी? सिंपल सी बात है, 1 ग्राम गैस, हाइड्रोजन गैस रिक्वायर, इसको जरूरत होती है 8 ग्राम ऑक्सीजन की. तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जब 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 into 3 यानी कि 24 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी. सो व्हाट दीज लॉज इवेंचुअली से, अगर हम इनकी समरी पर जाएं कि इन लॉज को पढ़ने का हमें क्या फायदा है. सो इफ यू लुक एट द टाइम व्हेन दीज लॉज वर डिस्कवर्ड, they were centuries ago, and today we have a very strong relevance. These were the laws which resulted in development of formulas for molecules. If you know today that water is H2O, it is because of the laws of proportions. If you know today the mole concept, which is a very important aspect of chemistry, how they combine, how they result in formation of molecules, the all credit goes to these laws. तो ये जो फंडामेंटल लॉज हैं, वी हैव वन मोर लॉ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन कमिंग वीडियोस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. Multiple proportion will tell you how one element can combine with another element in more than one ways. Like carbon can combine with oxygen to make either carbon dioxide, or it can also make carbon monoxide. Similarly, hydrogen can combine with oxygen to give rise to either water or hydrogen peroxide. So when a molecule makes more than one type of molecule, एक से ज्यादा तरह के मॉलिक्यूल बनते हैं किसी कॉम्बिनेशन से, तो वहां पर भी इनके और इनके रेशियोज में एक बैलेंस होता है. दे ऑल्सो शो अ स्पेसिफिक रेशियो. आई मीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो यहाँ रेशियो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो यहाँ रेशियो है, ये आपस में भी एक दूसरे के साथ सिंपल रेशियोज बेयर करेंगे, फ्रैक्शनल रेशियोज नहीं होंगे. दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सो द होल आइडिया ऑफ दीज प्रोपोर्शनैलिटीज दैट डिपिक्ट्स that how molecular formulas originated. So it is important to learn about these laws, and I hope you are enjoying learning from this book. You can keep reading for details. डिटेल के लिए आप एशचांद पब्लिशिंग की इस बुक लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर ने जो ऑथर की है, केमिस्ट्री क्लास 9th की बुक को लगातार फॉलो करते रहें और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जो है डिटेल्स मिलते रहेंगे. जहां पर आपको प्रॉब्लम है, जहां आपको वीडियो सपोर्ट की ज़रूरत है, इन वीडियोज़ की मदद से आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलता रहेगा. So like, share and subscribe the channel, and do inform your friends about these wonderful informations. So I hope you are enjoying these videos and you will continue to come back for new videos regularly. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.